हम लोग जो है अपना पहला टेस्ट का जो है वो आंसर डिस्कशन करने वाले हैं और इसमें जो है 20 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करने थे। तो पहला क्वेश्चन जो है कि जो जीएसटी काउंसिल है, जीएसटी परिषद, इसका जिक्र कौन सा अनुच्छेद में है? आर्टिकल 269 ए, आर्टिकल 279 ए, आर्टिकल 289 ए या नन? तो क्या जवाब होगा? आप लोगों ने क्या आंसर किया है? फटाफट सभी लोग बताएं। बिल्कुल सही, आर्टिकल 279 ए। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जेपीएससी के एग्जाम में या कोई भी पीटी एग्जाम में कुछ इजी क्वेश्चन होते हैं, कुछ टफ होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं, और ये चूंकि हमारा पहला टेस्ट है, हमने जो है इसको इजी लेवल पे रखा है, और जैसे जैसे टेस्ट बढ़ेगा फिर आपका लेवल बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2, और साथ ही साथ आप लोग अपना जो है वो टैली करते भी चले आंसर, ताकि जब हम लोग डिस्कशन खत्म कर ले तो उसके बाद जो है आप अपना स्कोर बता सके। क्वेश्चन नंबर 2, जो नए आपराधिक कानून है, न्यू क्रिमिनल लॉज, वो कब अस्तित्व में आए? 1 अप्रैल 2024, 1 जुलाई 2024, 1 जैन 2025, 1 जैन 2024। तो क्या जवाब होगा? नए आपराधिक कानून, बिल्कुल सही, 1 जुलाई 2024। और इसी में पूछ लेते कि जो जीएसटी है वो कब लागू हुआ था? When जीएसटी came into existence, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कब लागू किया गया था? ठीक है, ये 1 जुलाई 2017। और कौन से अमेंडमेंट से, कौन से संशोधन से जो है वो जीएसटी को लाया गया था? अमेंडमेंट भी जो है इंपॉर्टेंट है, आपको जानना जरूरी है। नारी शक्ति वंदना अधिनियम। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग कुछ और भी क्वेश्चन देखेंगे, जो क्वेश्चन तो दे दिए वो तो है ही, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी थोड़ा देखेंगे। तो नारी शक्ति वंदना अधिनियम, जिससे महिलाओं को 2029 वाले से जो है आरक्षण मिलेगा, बिल्कुल सही, 106। ठीक है, उसको भी डिटेल में कवर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन जो है वो एक रैयत का प्रकार नहीं है? सिकमी रैयत, कायमी रैयत, नॉन कायमी रैयत, गैर कायमी रैयत या सभी? इसमें से कौन जो है रैयत का प्रकार नहीं है? बहुत अच्छे। ठीक है, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो दर रैयत है, जो दर रैयत है उसका नाम, दूसरा नाम सिकमी रैयत भी है। और हम जानते हैं कि दर रैयत जो है वो काश्तकार है। अगर कोई बंदा किसी दूसरे बंदे के अंदर जमीन को ग्रहण करता है और उसके बदले लगान देता है तो उसको कहते हैं काश्तकार, टीनेंट। तो हम जानते हैं कि जो दर रैयत है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, जो कि भूस्वामी को लगान नहीं दे सकता है, तो वो क्या करता है, वो किसी बड़े रैयत से जमीन ले लेता है और उसका पेमेंट करता है। ठीक है, तो इसमें जो है सिकमी रैयत जो है वो इसमें नहीं होगा। और कल मैंने बताया था कि जो ऑक्यूपेंसी रैयत, अधिभोगी रैयत, उसको अपने जमीन का हर टाइप से इस्तेमाल करने का जो अधिकार है, वो खेती कर सकता है, मछली पालन कर सकता है, इवन कि भवन निर्माण भी कर सकता है। इसीलिए जो अधिभोगी रैयत है उसको हम लोग कायमी रैयत के नाम से भी जानते हैं, और जो नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत है, अनाधिभोगी रैयत है, उसको हम लोग गैर कायमी रैयत के नाम से भी जानते हैं। अब एक सेक्शन जो हम लोग कल डिस्कस नहीं किए थे लेकिन वीडियो में आपको बताया है कि अगर सेक्शन 46 का उल्लंघन होता है तो सेक्शन 71 बी में क्या पनिशमेंट है? 2 साल का जेल, 1000 फाइन, दोनों। 1 साल का जेल, इम्प्रीजमेंट, दोनों। 3 साल का जेल, 1000 फाइन, या दोनों, या 5 साल का जेल, दोनों। क्या होगा ऑप्शन इसका बताइए? 71 बी। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बात है सतीश, बहुत अच्छा, वेरी गुड। जो लोग बहुत टाइम के बाद भी ज्वाइन कर रहे हैं वो भी आंसर कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और ये एक हिट क्वेश्चन है, मतलब बहुत हाई चांस है कि ये पूछा जाए। ठीक है ना? तो 3 साल का इम्प्रीजमेंट है, 1000 का फाइन, या दोनों। ठीक है, और इसमें एक क्वेश्चन और आपको पूछे हैं कि जो अनुच्छेद 71 ए है, ये प्रीवियस में पूछा भी गया था, इसको कब जोड़ा गया बताइए? 1969 में। तो यहां पे ये ध्यान रखिएगा कि जो 71 ए है, धारा 71 ए, वो बस अनुसूचित जनजाति के लिए, शेड्यूल ट्राइब का जमीन अगर कोई लेता है और नॉन एसटी, तो उसके लिए पहले क्या था कि वैसा कंपनसेशन वाला कुछ वैसा प्रावधान नहीं था। लेकिन जब ये मैटर बहुत ज्यादा होने लगा कि जो शेड्यूल ट्राइब के रैयत है उनका जमीन जो है नॉन शेड्यूल ट्राइब का बंदा मतलब ले रहा है,
तो फिर इसमें एक प्रावधान किया गया कि ठीक है, अगर एसटी का जमीन एक तो पहले लेना नहीं है नॉन एसटी को, अगर इन केस फ्रॉड या किसी तरीके से एसटी का जमीन नॉन एसटी ने ले लिया है तो अनुसूचित जनजाति का जो रैयत है उसके पास 30 साल का समय है कि वो कंप्लेन कर सकता है डीसी के पास। तो डीसी तो पहले जो नॉन एसटी उसको बोलेगा कि आप जमीन खाली करिए, 2 साल का समय देगा। लेकिन जिसने एसटी से जिस नॉन एसटी ने एसटी से जमीन लिया है वो कहेगा कि सर हम तो अपना इस पे बिल्डिंग बना लिए, स्ट्रक्चर बना लिए हैं, तब उस कंडीशन में डीसी कहेगा कि ठीक है आप कंपनसेट कीजिए, मुआवजा दीजिए, और तब फिर मतलब ऐसा होगा। ठीक है, तो वो 71A है और उसी के बगल में 71B का जिक्र है जिसमें ये कहा गया है कि अगर सेक्शन 46 का वायलेशन होता है, और सेक्शन 46 केवल एसटी के लिए नहीं, हम जानते हैं एसटी के लिए भी है, एससी के लिए भी है, बीसी के लिए भी है, तो वहां पे 3 साल का जेल, 1000 रुपया फाइन या दोनों। और अगर कोई दोबारा करता है तब प्रतिदिन कितना कितना लगेगा प्रतिदिन फाइन उसको? हाँ, ठीक है, अगर कोई दोबारा उसको कंटिन्यू करता है तो 50 रुपया उसको फाइन लगेगा। ठीक है, एक मिनट, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वो बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन है। कौन सा अध्याय है जो कि मुंडारी खूंटकटीदार से डील करता है? कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी जो है आपको मैच द फॉलोइंग करके आ सकता है, ठीक है ना। तो ये है मुंडारी खूंटकटीदार का चैप्टर नंबर 18। और अगर हम यही पूछते कि कौन सा धारा है जिसमें मुंडारी खूंटकटीदार को परिभाषित किया गया है, डायरेक्ट तो नहीं, मतलब उससे संबंधित है, डायरेक्ट परिभाषा तो कहीं दिया नहीं गया है, लेकिन वो धारा उससे संबंधित है, तो ये सेक्शन 8 है। ठीक है, सेक्शन 8 है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन अगेन मतलब इसमें हम 6-7 क्वेश्चन 25 में से ऐसा क्वेश्चन दिए हैं जो जेपीएससी पूछी है कि कोलकर जमीन को हम और किस नाम से जानते हैं? अरियत जमीन, खंडवत जमीन, जल शासन जमीन या ऑल? तो क्या हो जाएगा इसका जवाब, बताइए। ये वीडियो में हम डाले थे और आपको बता ही दिए, जेपीएससी में 90% केस में जब आपको समझ में नहीं आया तो ऑल और बोथ जो आपको दिखता है उसको टिक कर देना है। उसके बाद देखिए, पहले जमींदार था ना, अब तो जमींदार का पहले उसको बोलते थे कि जमींदार का विशेष अधिकार भूमि है, लेकिन जो सेक्शन उसमें दिया है क्या, भूस्वामी का प्रिविलेज लैंड, भूस्वामी का विशेष अधिकार भूमि। तो उसमें ये है कि कौन सा जो है वो शामिल नहीं है, मजिया जमीन, बेड कट्ठा, छप्पर बंदी या मान, कौन सा जमीन जो है उसमें शामिल नहीं है। तो कल मैंने जिक्र किया ही था कि सीएनटी का जो कानून है वो कहाँ लागू नहीं होता है, वो छप्पर बंदी जमीन पे लागू नहीं होता है। ठीक है, और बाकी जो ये लैंडलॉर्ड का प्रिविलेज लैंड है, कोई बता सकता है कि कौन से अनुच्छेद में इसका जिक्र किया गया है, कौन से सेक्शन में? बिल्कुल सही, उसका नाम है मजिया जमीन, बेड कट्ठा जमीन, जीरत जमीन या मान जमीन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अगेन जेपीएससी में पूछा गया था कि भूयरी भूधृति जो है ये किससे संबंधित है, संथाल, हो, उड़ाव, ऑल? क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, नहीं 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 सतीश, ऑल नहीं है, ये संथाल तो मतलब संथाल परगना का हो गया ना, ऑल नहीं होगा यहाँ पे। वही बोले कि अभी जेपीएससी 7वीं जेपीएससी के बाद अपना सिस्टम चेंज कर दिया है, ठीक है ना, 11 to 13 जेपीएससी से। उसके पहले जब स्टार्टिंग में लेके आया था ऑल और बोथ, तो जितना भी क्वेश्चन पीटी का था, जहां ऑल दिखा ऑल, जहां बोथ दिखा बोथ। लेकिन 11 to 13 जेपीएससी में झारखंड के पेपर में तो ये चीज हुआ है कि जहां ऑल है ऑल, बोथ है बोथ, ये मतलब मैक्सिमम हुआ है, लेकिन पेपर 1 में नहीं हुआ है। तो इसी तरह यहाँ पे, हालांकि हमने आपको बताया था कि देखिए, अगर मुंडा ने जंगल को साफ किया है तो वहां मुंडारी खूंटकटीदार है, और मुंडा को छोड़ के बाकी जनजाति ने अगर जंगल साफ किया है छोटा नागपुर में, तो उसके लिए भुईहरी इस्तेमाल होता है। लेकिन चूंकि जो छोटा नागपुर टेन्योर अधिनियम 1869 में बस
उसको जोड़ा गया उड़ांव के भुईहरी से, इसीलिए, और उड़ांव जो है दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है छोटा नागपुर में, इसीलिए हम ये मानते हैं कि भुईहरी भूरिति जो है उसका संबंध उड़ांव से है। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब 25 में से 6-7 क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस PYQ है। सेक्शन 71A इसको जोड़ा गया बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन। क्या सभी लोग अपना आंसर मैच कर रहे हैं ना, टिक करते चल रहे हैं ना? जितने लगभग 22 लोगों ने एग्जाम दिया है, 22 या अभी बाद में कुछ 2-3 लोग भेजे हैं, तो सब लोग अपना मैच करते चल रहे हैं ना? कुछ आंसर्स व्हाट्सएप पे है, कुछ आंसर्स जो है, फिर भी हमको लगता है यही 22-23 के आसपास लोगों ने एग्जाम दिया है। इतना पटाखा उधर छूट रहा था ना कि कुछ हमको समझ ही नहीं आ रहा था, अब दूसरे जगह शिफ्ट हुए। सेक्शन 46 में देखो एक क्वेश्चन, अगेन ये JPSC का क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि प्रतिकूल मतलब होता है ना एडवर्स पोजीशन ऑफ लैंड, प्रतिकूल जमीन पे कब्जा कितने साल के बाद माना जाता है? 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, मतलब उसके बाद कोई कंप्लेन कर सकता है, होता है ना एडवर्स पोजीशन। क्या होगा इसका जवाब? बंदोबस्त सैयद के लिए कितना है साल है? दिमाग लगाना था ना, कहीं का पॉइंट कहीं इस्तेमाल करना है, होता है ना कनेक्टिंग द डॉट्स। तो ये 12 साल है, क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो 12 साल है एडवर्स पोजीशन। कौन सा सेक्शन है जो डील करता है इनहेंसमेंट ऑफ रेंट ऑफ ऑक्यूपेंसी रैयत, अधिभोगी रैयत से कौन डील करता है? लगान बढ़ाने का 27, ठीक है ना। उसके बाद 29 में जो है DC डिसाइड करेंगे कि क्या है। अच्छा, एक चीज में काफी कंफ्यूजन होता है, एक होता है कि लगान में कमी करने का क्या क्या मतलब चीज दिया गया है, तो उसका क्या जवाब होगा? लगान में कमी करना है, अधिभोगी रैयत का लगान में कमी करना है, तो क्या होगा कि उसका जैसे कि सिंचाई का व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, उसका जो खेत है उस पर मतलब सैंड गिर गया है, तो 33A होगा। लेकिन अगर उसमें लिख देगा ना एक लाइन एक्स्ट्रा कि DC के पास एप्लीकेशन लगान कमी करने के लिए, तो हो जाएगा 34, ठीक है ना। इसमें काफी कंफ्यूजन होता है, केवल अगर पूछेगा कि लगान में कमी करने का मतलब अधिभोगी रैयत के लगान में कमी करने का प्रावधान कहाँ है, प्रोविजन ऑफ रिडक्शन ऑफ रेंट ऑफ ऑक्यूपेंसी रैयत, तो क्या होगा? सेक्शन 33 a। अगर पूछेगा कि ये एप्लीकेशन कहां देते हैं लगान में कमी करने के लिए, तब क्या हो जाएगा? सेक्शन 34, ठीक है ना, सबको क्लियर है ना। 33A में लगान का कमी का बात किया गया है, और उसमें बस एप्लीकेशन जोड़ दो कि DC के पास एप्लीकेशन देना लगान में कमी के लिए कि देखिए सर मेरा जो जमीन है उस पर कोई बालू मतलब गिरा दिया, या फिर सिंचाई का सुविधा का प्रॉब्लम है, कुछ भी वैसा है, तो वो एप्लीकेशन का मेंशन है सेक्शन 34 में। चलिए, एक इजी क्वेश्चन कल डिस्कस किया था सेक्शन 46 में, रैयत जो है भुगुत बंधक के पास अपना जमीन जो है रख सकता है मैक्सिमम कितने समय के लिए? ठीक है, ये तो लगभग सभी लोग सही मारे, इसमें किसी का गलत ही नहीं हुआ, इतना बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना। प्रोजेक्ट मैनेजर वाला में डाल भी नहीं किया, कोई लिखा ही नहीं टेस्ट वहां पे। चलो आगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या हो जाता? सहकारी समिति के पास जो है वो कितने समय के लिए कर सकते? 15, बिल्कुल सही। और ये ना अभी पूछा नहीं है, एक कुछ पूछा जा सकता है, लेकिन संथाल परिगणना में इतना झमेला नहीं है, 5 साल, 7 साल, 15 साल, चाहे तुम भुगुत बंधक के रूप में रखो, चाहे तुम सहकारी समिति के रूप में रखो, वहां पे क्या है संथाल परिगणना में? 6 साल है, ठीक है ना। SPT है और SL जो है वो मतलब 6 साल है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकदम सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनाया है, क्योंकि ये पहला टेस्ट है, हम नहीं चाहते कि प्रॉब्लम आए किसी को जो न्यू कमर से उनको भी, तो एकदम सीधा सीधी क्वेश्चन जो है आपको फ्रेम कर दिए। एक मिनट रुक जाओ।
कोई मैसेज कर रहा है। अरे यार अब एक मिनट रुकना। कितने क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचे? कितना क्वेश्चन हो गया? 13 है ना? इसमें 50 दिन लगता है। एक मिनट रुक जाओ। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। इनको इतना पहले क्वेश्चन भेजा गया, अभी टेस्ट देना था, बिल्कुल टेस्ट देना था। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 13 पे। अब जैसे रिपोर्ट से भी क्वेश्चन आता है, सिलेबस में भी दिया मिसलेनियस में कि यूएन और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक है, तो हम लोग जितना भी संगठन है यूनाइटेड नेशन का, वो सब जो जैसे उसका 17 एजेंसी है वो मोटा मोटी जानना है। उसके बाद वर्ल्ड बैंक से संबंधित क्या चीज है, कौन रिपोर्ट प्रेजेंट करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से 1-2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, आईएमएफ का संबंधित क्वेश्चन पूछ चुका है, तो वो सब देखेंगे। प्लस जो पर्यावरण वाला संगठन है वो सबको देखना होगा। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये एक यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, हमको लगता है शायद 12-13 में समथिंग में। तो ये कौन जारी करता है बता? स्टेट पीसीएस में भी बहुत बार पूछा है। हाँ, ये आईएमएफ करता है। देखो, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, आईयूसीएन, ये सब का जो है ना रिपोर्ट जानना बहुत जरूरी है। एक रिपोर्ट तुम मतलब लिख लो, और इसका डेटा भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें यह बताया गया कि 50 साल में, बीते 50 साल में जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी, वो ना 69% कम हो चुका है। और वो रिपोर्ट है लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, और ये तुम पर्यावरण संबंधित क्वेश्चन में डाल सकते हो कि डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट के अनुसार ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन एक्टिविटीज, जो तुम्हारा ये बहुत बड़े पैमाने पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन किया गया बिना सतत विकास को ध्यान में रखते हुए, तो उसके चलते 50 साल में जो है 69% जो है जैव विविधता में कमी आई है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, हर 2 साल पे पब्लिश होता है। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट कौन जारी करता है? WWF, ठीक है। और एक रिपोर्ट है जो तुम लोग जानते होगे कि कौन सा स्पीशीज खतरे में है, वल्नरेबल है या एक्सटिंक्ट हो चुका है, जिसको बोलते हैं रेड लिस्ट। कौन जारी करता है? लाल सूची, बिल्कुल सही, आईयूसीएन, ठीक है ना। तो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, आईयूसीएन, यूएनडीपी, ये सब का मतलब जानना ही जानना है, ठीक है। दूसरा है ग्लोबल जेंडर गैप, जिसमें बोला था कि भारत को 127 साल लगेगा कि जो महिलाएं हैं ऑन पार मेल के जो है लेबर फोर्स में आ जाए, उतना कमाएं। वो जो मतलब डिस्पैरिटी है ना, देखो खाली मूवी में नहीं, सब जगह अभी जाके क्रिकेट में बढ़ाया है। अमित शाह का बेटा एक अच्छा काम मतलब करा कि हाँ, अभी नहीं मतलब कि 2 साल पहले मतलब बढ़ाया क्रिकेटर्स का, विमेन क्रिकेटर्स का। और बाकी जगह भी इस चीज के लिए आवाज उठ रहा है, लेकिन फिर भी ग्लोबल जेंडर गैप में आया था कि 127 साल लगेगा। देखो ये सब जो डेटा है ना, ये सब डेटा तुमको 1 नंबर एक्स्ट्रा दिला सकता है। इतना डिस्पैरिटी है मेल और फीमेल का यहाँ पे सैलरी में। हालांकि पहले से काफी इंप्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी है। तो ये ग्लोबल जेंडर गैप जो है वैश्विक लैंगिक अंतराल जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और ना क्लॉस सॉब, इनका नाम याद रखो, क्लॉस सॉब का इनका था कि यार मतलब क्यों ना हम कुछ एक ऐसा मीटिंग करें कि जो सभी दुश्मन भी देश है ना, वो अपना गिला शिकवा भूल के स्विट्जरलैंड का हसीन वादियों में आए और मतलब यहाँ पे मतलब बैठक में पार्टिसिपेट करें। बोलते हैं ना कि एक इंसान क्या कर सकता है, तो उसमें इंडस्ट्रीज भी शामिल होते हैं, देश के हेड भी शामिल होते हैं, ठीक है। तो इसका 6 जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, इसका बैठक कहाँ पर ही होता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, ठीक है।
और उसका जो बंदा संबंधित है जो उसको इनिशिएट किया था उनका भी नाम तुम जान के रखो, क्लॉस सॉब उनका नाम है। दावोस में होता है, ठीक है, दावोस में इसका बैठक होता है हर साल जनवरी के आसपास में, जनवरी में ही होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। और बहुत सारा ग्लोबल ग्लोबल करके ये रिपोर्ट पब्लिश करता है, जिसमें एक और इसका फेमस है ग्लोबल जेंडर गैप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, सारे प्रतिबंध को हटा के, सारे रिस्ट्रिक्शंस को हटा के, 46, 47, 48, 240 सबको हटा के सरकार जो है वो उद्योग के लिए, माइनिंग के लिए, इंडस्ट्रियल पार्क के लिए जमीन का अधिग्रहण कर सकती है, तो क्या होगा बताओ। कई बार हमने डिस्कस किए हैं। 49, क्या ऐसा प्रावधान संथाल परगना में है, एसपीटी में है ऐसा प्रावधान? नहीं, एसपीटी में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। और यही अगर बोलते कि भूस्वामी जो है चैरिटेबल पर्पस के लिए, हॉस्पिटल के लिए, एजुकेशन के लिए, ठीक है, ये सब के लिए जमीन ले सकती है, तब क्या आर्टिकल होता, क्या अनुच्छेद होता? ओ अनुच्छेद बोल रहे, सेक्शन होता 50, ठीक है ना, 50। और उसका पैरेलल क्या है, एसपीटी में कहा जिक्र किया गया है? इंडस्ट्री माइनिंग वैसे अलग, अलग से तो नहीं मेंशन किया गया, लेकिन ये मेंशन किया गया है कि भूस्वामी जो चाहे, बिल्कुल सही, उसका 53 है। एसपीटी का एकमात्र सेक्शन जो कि नवीन सूची में शामिल नहीं है वो है सेक्शन 53। और एसपीटी का मात्र एक सेक्शन जिसको 2016 में बदलने का कोशिश किया गया था, वो कौन सा था? सेक्शन 13। जिनका नहीं हुआ एसपीटी ना, उनका कराएंगे अलग से क्लास, टेंशन नहीं लेना है। अब हाल ही फिलहाल में जो है, जो 29 सेंट्रल लेबर लॉस था जिसके वजह से बहुत कंफ्यूजन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दिक्कत हो रहा था, उसको रिप्लेस कर दिया गया है 4 स्टैंडर्ड लेबर कोड से। तो ये कब लागू हुआ? 21 नवंबर, 20 नवंबर, 22 नवंबर। तो ये डिस्कस किए थे हम लोग, काफी इंपॉर्टेंट है। और तुमको बोले उसको एकदम अच्छे से देखना, क्योंकि जो एक इंडस्ट्री वाला पोर्शन अपने हमारे सिलेबस में है वहां पे वो काम आएगा। इवन जो डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला है उसमें भी काम आएगा, क्योंकि इससे क्या हुआ कि आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो है काफी सहूलियत होगा, क्योंकि जो आपके लेबर लॉज फ्लेक्सिबल होते हैं तो आपकी यहाँ इन्वेस्टमेंट भी जो होता है वो बढ़िया रहता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17, आर्टिकल डैश डील्स विथ एडवाइजरी जस्टिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो क्या होगा? अभी हमने जिक्र किया था कि जो मैटर चल रहा था गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, ठीक है, जो ये मैटर चल रहा था गवर्नर ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, जिसमें 12 बिल को फंसा के रखा गया था गवर्नर के द्वारा, रवि साहब के द्वारा जो है 12 बिल को पिछले 3 साल में फंसा के रखा गया था, जिसके चलते काम बाधित हो रहा था। तो जो तमिलनाडु सरकार है उसने केस किया सुप्रीम कोर्ट में कि सर इससे देखिए, और ये अभी का ही बात नहीं है, हम ये देखते हैं कि सेंटर में अलग गवर्नमेंट है, राज्य में अलग गवर्नमेंट है, तो कई बार जो गवर्नर है जिनको आर्टिकल 200 में या तो बिल पे असेंट देना है, या तो उसको वापस भेजना है, या तो फिर फर्दर प्रेसिडेंट के पास भेजना है, तो वो उसको पॉकेट वीटो की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि उसमें कुछ टाइम पीरियड दिया नहीं है। और इससे जो है काफी मतलब दिक्कत होता है, क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय सीएम है उनका चुनाव हुआ है विधानसभा में, जो है लोगों ने अपना उसमें मतलब सपोर्ट दिखाया है, और उनके काम को कौन रोक रहा है? एक बंदा जिसको अपॉइंट किया गया है, ठीक है ना। तो इसको लेके काफी प्रॉब्लम चल रहा था, और 2025 में लैंडमार्क डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के साइड से आया था कि आर्टिकल 200 में पहले तो उन्होंने कहा कि ना ही गवर्नर के पास और ना ही प्रेसिडेंट के पास कोई भी पॉकेट वीटो है कि आप कोई बिल को जो है लंबे समय तक लेके बैठ गए, उस पर कुछ फैसला ही नहीं मतलब कर रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी कहा कि आर्टिकल 200 में गवर्नर को 3 महीने के अंदर जो है या तो रिजेक्ट करना है, या जो भी काम करना उसका 3 महीने के अंदर करना। केवल यही नहीं, मैटर तब और बढ़ गया जब गवर्नर को लगता है कि बिल जो है इसमें कुछ वैसा मैटर है कि ये प्रेसिडेंट के पास जाना चाहिए, और वो
प्रेसिडेंट के पास 201 में आता है, प्रेसिडेंट को डिसीजन लेना है स्टेट बिल पे, तो केवल सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर के लिए टाइम पीरियड सेट नहीं किया, इवन प्रेसिडेंट जो कि एग्जीक्यूटिव हेड है उनके लिए भी 3 महीने का समय डिसाइड कर दिया। अब ये जो है मैटर कंट्रोवर्सी का हो गया, और फिर बाद में द्रौपदी मुर्मू मैडम ने जो है सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ये कहां तक सही है। आर्टिकल 143 का हवाला देते हुए कुछ सवाल जो है सुप्रीम कोर्ट के पास पुटअप किया गया, जिसका कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया कि हाँ, ऐसा करना जो है, जो 2 बेंच की कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने की थी कि हाँ आर्टिकल 200 में भी टाइम पीरियड सेट किया गया, आर्टिकल 201 में भी टाइम पीरियड सेट किया गया, तो ये मतलब गलत है। हाँ, एक चीज और बताना भूल गए, वही 2025 में भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि जो 12 बिल पेंडिंग चल रहा था उसमें से 10 बिल को सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है ना, इसमें से कुछ ना कुछ पक्का पूछेगा, ठीक है ना, कि आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए 10 बिल को जो है एक्ट में बदल दिया था। ये कभी नहीं हुआ था, क्योंकि हमेशा स्टेट में क्या होता है कि जो बिल है उसको अप्रूवल देते हैं कौन, गवर्नर, तभी जो है वो अधिनियम बनता है। लेकिन आर्टिकल 142 जो कि सुप्रीम कोर्ट को अलग से पावर देता है कि अगर एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका या लेजिस्लेटिव, विधायिका अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो साहब चूंकि आप कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, संरक्षक है आप संविधान के, आपको ये हक दिया जाता है कि आप अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करके नियम कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि चाहे 142 का या अभी जो है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन लिया गया 143 का, अगर हम पूछे कि क्या ये पावर गवर्नर के पास है कि वो हाई कोर्ट से मांग सकती है, परामर्श ले सकती है, जैसे प्रेसिडेंट के पास है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है ना, नहीं है। देखो, हम पैरेलल मानते हैं कि बहुत सारा काम जो प्रेसिडेंट करते हैं सेंटर पे, गवर्नर के पास वैसा वैसा ही पावर है, लेकिन कुछ कुछ डिफरेंसेस भी है। तो ये जो एडवाइस लेने का पावर जो प्रेसिडेंट का है, उसकी सुप्रीम कोर्ट से ले सकते हैं, वो गवर्नर का वहां पे एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का पावर नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ? कौन से आर्टिकल का इस्तेमाल करके, मतलब जब बिल पास होता है ना विधानसभा में, तो गवर्नर उस पे अपना सहमति दे सकता है या नहीं दे सकता है, ये सब के कौन से आर्टिकल में, कौन से अनुच्छेद में? 200 में। ठीक है ना, फिर फर्दर अगर वो प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं, ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो है स्टेट बिल पे डिसीजन ले सकता है, ये कौन से आर्टिकल में है? 201। ठीक है ना, तो ये सब काफी चर्चा में चला है, तो उसको ध्यान देना है। चलो देखो, वही क्वेश्चन तुमको दिए हैं। 17 वाला वो हो गया, एडवाइजरी वाला हो गया 143। क्वेश्चन नंबर 18, वो कौन सा धारा है जिसमें नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत, अनाधिभोगी रैयत के इजेक्टमेंट का बात किया गया है? बताइए क्या होगा? 41। वो कौन सा सेक्शन है जिसमें अनाधिभोगी रैयत के लगान का बढ़ाने का बात किया गया है? बताओ। 40, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19, दो चार मतलब ऐसा सीएनटी क्वेश्चन जो नहीं पढ़ाए थे वो भी दे दिए हैं। एक बार अगर अधिभोगी रैयत का लगान बढ़ता है या घटता है, तो फिर उसमें कितना समय तक बदलाव नहीं हो सकता है? तो क्या जवाब हो जाएगा इसका? 15 वर्ष। ठीक है, 15 ईयर्स। बहुत सारा जगह 12 वर्ष है, लेकिन यहाँ पे जो है 15 ईयर्स है। और फिर कहीं कहीं एक हमको मिलेगा 3 साल। ये 2-3 चीज का मतलब तुमको मिलेगा। 3 साल और 12 साल तो बहुत सब में, बहुत में आएगा। 3 साल और 12 साल, 15 यही 1-2 जगह में आएगा। ठीक है, बताए थे कि जो भी 5वीं अनुसूची में, मान को एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहता कि झारखंड के कितने जिले हैं जो पूरे तरीके से फुल्ली कम्स अंडर
5th शेड्यूल 5वीं अनुसूची में आते हैं। बताओ क्या जवाब होगा। झारखंड के 24 में से कितने जिले हैं पूरे तरीके से जो 5वीं अनुसूची में आते हैं, बताइए। क्या बात है, बहुत सही। ठीक है, 13 जिले हैं जो 5वीं अनुसूची में आते हैं। और कौन सा वो 3 जिला है जहां के कुछ ब्लॉक जो है वो शामिल होते हैं 5वीं अनुसूची में, ये कौन बता सकता है। कौन सा 3 जिला है सर, कौन सा 3 डिस्ट्रिक्ट है जो कि पार्शियली उसका कुछ कुछ ब्लॉक जो है वो शामिल है। गढ़वा बिल्कुल सही, और गोड्डा, जीपीजी, गढ़वा पलामू गोड्डा। ठीक है, जीपीजी, ये 3 का कुछ कुछ ब्लॉक है, या जीजीपी जैसा भी तुमको ध्यान में रखना है। तो इसका कुछ ब्लॉक जो है वो शामिल है, बाकी जो है नहीं है। ठीक है ना। और खास कर जो नॉर्थ छोटानागपुर है, हम लोग का जो मतलब बोकारो वाला जो कम्युनिस्ट डिवीजन है उसमें तो नहीं के बराबर है। ठीक है ना, उसमें नहीं लागू होता है 5वीं अनुसूची, क्योंकि ट्राइबल पॉपुलेशन कम है। ठीक है ना। चलो आगे। तो जहां भी 5वीं अनुसूची है तो वहां पे एक प्रावधान बनाया गया कि वहां पे जनजाति सलाहकार परिषद होगा, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जिसका काम ये रहेगा कि एक साल में जो राज्य सरकार है उसने जनजाति के विकास के लिए क्या कार्यक्रम किए हैं, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, इसका वो रिपोर्ट करता है, रिपोर्ट करते हैं राष्ट्रपति को। लेकिन झारखंड सरकार ने 2021 में बदलाव कर दिया है, और झारखंड में जनजाति सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है। क्वेश्चन नंबर 20, क्या जवाब हो जाएगा। सीएम साहब। ठीक है, और इसमें सदस्य कितने होते हैं, कौन बता सकता है। जनजाति सलाहकार परिषद में सदस्य कितने होते हैं। 20। बाकी जगह जो है वो गवर्नर अपॉइंट करते हैं, यहाँ पे करते हैं अपने सीएम साहब। ठीक है ना। देखो एक चीज तुम लोग को बता रहे हैं, ये बाद में बताते हैं लेकिन अभी जिक्र हो रहा है तो कर देते हैं, कि जब देश आजाद हुआ ना तो ट्राइबल्स का डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए, इसको लेके अलग अलग फिलोसफर्स के, स्कॉलर्स के अलग अलग व्यूज थे। कुछ का मानना था कि जैसे अंग्रेज इनको आइसोलेट रखे हैं नॉर्थ ईस्ट वाले को, ठीक है, अलगाव करके, तो वैसे किया जाए। कुछ का था कि सीधे इनको उठा के जो है ना वो मतलब मेन स्ट्रीम में मिला दीजिए। लेकिन एक बहुत अच्छे स्कॉलर और एंथ्रोपोलॉजिस्ट एल्विन वर्नियर उनका नाम है, एल्विन वर्नियर, उनका मानना हुआ कि नहीं भाई, मध्यम मतलब वे जो है वो अपनाइए, ना ही उनको बिल्कुल अलग रखिए, ना ही उनको सीधे मेन स्ट्रीम में ले आइए, क्योंकि उनका ट्रेडिशन, उनका कल्चर अलग है। तो फिर एल्विन वर्नियर की मदद से नेहरू साहब जो है, एगो पंसील दिया गया था नेबरिंग कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में, और एक जो जनजाति पंसील है, क्योंकि तुमको झारखंड का कुछ भी क्वेश्चन आता है ना मेंस में लिखने के लिए, उसका कंक्लूजन में तुमको ये बात लिखना चाहिए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछा था 7वीं से 10वीं जेपीएससी में कि झारखंड के विकास के क्या चैलेंजेस है, क्या चुनौतियां हैं, तुम सारा अपना आंसर कंप्लीट कर लिया, और लास्ट में जब तुम कंक्लूड कर रहा है तो तुमको यही लिखना है कि ये बहुत हाई टाइम है कि झारखंड को अगर एक विकसित राज्य बनना है तो जनजाति पंसील को लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट करने का जरूरत है। अब जनजाति पंसील सिद्धांत है क्या, वो तुमको यहाँ पे कुछ बताना चाहेंगे। पहला, कि जनजाति लोगों को उनके जगह पे उनके तरीके में डेवलप करिए। पहला पॉइंट ये बोला गया था कि डेवलप ट्राइबल पीपल इन देयर प्लेस इन देयर ओन वे। तो आप देखते हैं कि सरकार जो है, जैसे अब वो लोग खेती बाड़ी के अलावा जैसे कि आपका स्पोर्ट्स में काफी आगे हैं, तो गवर्नमेंट इसको जो है परस्यू करती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, उनपे कोई एलियन वैल्यूज थोपा नहीं जाना चाहिए, मतलब बाहरी, क्योंकि उनका अपना रिच कल्चर ट्रेडिशन है। कैसे हम लोग करते हैं कि तमिलनाडु वाले को बोलते हैं कि जबरदस्ती आप हिंदी बोलिए भाई, अरे भाई हिंदी कुछ 100 साल पुराना है, जबकि उनका तमिल कल्चर बहुत, लैंग्वेज बहुत पुराना है। तो जहाँ
जबरदस्ती का सुपर इम्पोजिशन होने लगता है ना, फिर वहां बवाल होता है, ठीक है ना। जबरदस्ती वाला चीज, प्यार से जो चीज होता है वो ठीक है, और होता है ना कि उसका पास्ट का बहुत घटिया इतिहास रहा है, तो वो जख्म बार बार ताजा हो जाता है। तो वही है कि ट्राइबल लोग को उनके तरीके में, एक तो उनके जगह में कोई एलियन वैल्यूज थोपना नहीं है, और उनके तरीके में उनको डेवलप करना है। फिर ये इंश्योर करना है, क्योंकि जो जनजाति लोग हैं उनका जंगल और जमीन पे मतलब काफी उनका लगाव रहता है कि उनको अधिकार मिले। तो हम जो देखते हैं कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट बनाया गया है, तो वो क्या है, मतलब बहुत लेट से बना, लेकिन वही है कि जो जनजाति पंचशील में जो चीज दिया गया है उसी को मतलब किया गया है। मतलब पहला हम क्या बोले कि जनजाति लोग को उनके जगह पे डेवलप कीजिए, और कोई भी एलियन वैल्यूज उन पे थोपना नहीं है, वो दोनों कंबाइंड है, मतलब ठीक है ना। दूसरा है कि जो ट्राइबल का अधिकार है जंगल जमीन पे, उसको रिस्पेक्ट करना है। तो जंगल वाला बात तो हो गया, यही वाला फॉरेस्ट राइट एक्ट। लेकिन जमीन का जो बात किए तो पेशा अधिनियम, उसका हम लिंकिंग देखेंगे। ये CNTSPT, ये सब क्या है CNTSPT, कि वही जो जनजाति पंचशील सिद्धांत जो रखा गया है ना, वो बीज था, बीज, रूट्स, और वो सब मतलब निकला है। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया, और जो CNTSPT है उसी को बताता है, जो जनजाति पंचशील सिद्धांत में दूसरा पॉइंट है, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल है, और हम चाह रहे थे कि थोड़ा बेसिक आप लोग का डेवलप हो जाए, क्योंकि झारखंड इकोनॉमी में भी हमको झारखंड का पर्सपेक्टिव जानना है, और भी हम लोग JPSC दे रहे हैं, तो हमको ये पर्सपेक्टिव जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, कि आखिर कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो CNTSPT हम सीधे फॉलो कर सकते हैं, जो उसका दूसरा सिद्धांत है कि रिस्पेक्ट ट्राइबल राइट्स, जो जनजाति का अधिकार है उसका रिस्पेक्ट कीजिए। तीसरा पॉइंट है, जैसे कि हम बात करें ना टैक, टैक में जो है बहुत सारे जनजाति लोग को लिया जाता है, कि जो ना जो ट्राइबल लीडर्स हैं उनको मतलब ट्रेन करिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। वही सब चीज हम लोग पेशा अधिनियम में भी देखते हैं। तो जो तीसरा और चौथा पॉइंट है वो मिलता जुलता है, कि एक अति प्रशासन नहीं होना चाहिए, मतलब ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, जो ट्राइबल एरियाज है ना, ट्राइबल लोग जो हैं उनका अति प्रशासन नहीं होना चाहिए। तभी तो जब पंचायती राज अधिनियम को मान्यता मिल गया 73rd अमेंडमेंट से, तो हुआ कि चलिए भाई हम लोग का तो मिल गया, लेकिन जनजाति लोग का तो और सदियों से मतलब ये संथाल का मान लीजिए मांझी परगना सिस्टम है, उड़ाव का पढ़ा पंचायत है, तो उनका कैसे किया जाए। तो फिर भूरिया सिंह कमेटी बना था, जो बोला कि हाँ मतलब वैसा इलाकों के लिए पेशा अधिनियम रहेगा जहां ग्राम सभा को बाकी पंचायत के ग्राम सभा से बहुत ज्यादा पावर रहेगा, ठीक है ना। और जो अभी तक झारखंड में ठीक से लागू नहीं हुआ, ड्राफ्टिंग तो किया जा चुका है लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, और इसीलिए झारखंड में लूट खसोट जो है, करप्शन बहुत ज्यादा है। तो जो बात बोले ना कि झारखंड का कुछ भी वैसा क्वेश्चन आता है तो उसमें लास्ट में ये चीज डालना है, एक एक लाइन जोड़ देना है, उससे जो है कमाल हो जाएगा। कि ये हाई टाइम है कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग को पढ़ना है इकोनॉमिक्स वाला में कि फर्स्ट राइट एक्ट पढ़ना है, या फिर पढ़ना है लैंड एलिमिनेशन, भूमि अलगाव, या पढ़ना है डेवलपमेंट इंड्यूस डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग जो इकोनॉमी में चलेंगे, दो क्वेश्चन जो है ये MSME और PSU का करने के बाद जब हम लोग दिसंबर में घुसेंगे ना, तो झारखंड पोर्शन को पकड़ेंगे, और संडे स्पेशल वही कराएंगे, ठीक है ना। तो उसमें ये चीज आएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज संबंधित है कि झारखंड का ओवर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, तो ये पेशा अधिनियम बना है, और वहां के लोगों को प्रशासन के लिए ट्रेन करना चाहिए। और लास्ट पॉइंट क्या है कि जो जनजाति विकास हो रहा है वो इस बेसिस पे नहीं जज करना है कि आप कितना रुपया खर्चा कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि देश का हम लोग तरक्की नापते हैं GDP से, ये कितना घटिया बात है, क्योंकि वो ओवरऑल इंक्लूसिव आपका ग्रोथ नहीं दिखाता है कि गांव का क्या कंडीशन है रे भाई, SC लोग का क्या कंडीशन है, ST का क्या है, महिलाओं का क्या है, वो सब नहीं दिखाता है। तभी ना जो बढ़िया इंडिकेटर है वो क्या है, जो UNDP पहले निकाला, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, या आपका HDI जो है, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये बेटर इंडिकेटर इन कंपैरिजन टू GDP। तो वही लास्ट पॉइंट बोला गया है आपका इसमें पंचशील में। हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं, जो भी ट्राइबल प्रोग्राम चल रहा है, जितना भी आप देख रहे हैं, चाहे वो पेशा अधिनियम हो,
चाहे वो फॉरेस्ट राइट एक्ट हो या फिफ्थ 5 ईयर प्लान से, ये अपने सिलेबस में भी दिया है, ट्राइबल सब प्लान, जनजाति उप योजना, कि सरकार बहुत सारा एक्सपेरिमेंट कर ली फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, सेकंड 5 ईयर प्लान में, थर्ड 5 ईयर प्लान में, फोर्थ 5 ईयर प्लान में, लेकिन जब 20 साल बीत गया तो देखा गया कि अरे भाई साहब, इतना सारा चीज, इतना सारा इनिशिएटिव लिया गया, लेकिन जो जनजाति का विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया। तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान में, और ये मतलब ना स्पेसिफिकली अपना, क्योंकि ट्राइबल स्टेट है तो आपको जानना जरूरी है, मालूम चला कि आपको इंटरव्यू में ही पूछ लिया कि बताइए आप ट्राइबल सब प्लान से क्या समझते हैं, ठीक है, जनजाति उप योजना से। हालांकि उसका नाम अभी चेंज कर दिया गया है, लेकिन अभी जो सिलेबस में दिया गया है वही है, ट्राइबल सब प्लान। तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान में हुआ कि देखिए, जितना भी डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे जो भी हो, होम मिनिस्ट्री हो, जो भी हो, तो जितना ट्राइबल पॉपुलेशन है, मान के चलिए कि अभी पूरे देश में 8% है, और अगर मान लीजिए कि एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं कि कोई डिपार्टमेंट है होम मिनिस्ट्री का, और अगर वो 100 करोड़ का बजट बनाता है, तो 8% पॉपुलेशन है ना, उसको 8 करोड़ अलग से निकाल देना होगा जनजाति विकास के लिए। और जस्ट जो जो एरिया में ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां पे खेती का डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि मेनली जो है मोस्टली ट्राइबल्स डू प्राइमरी एक्टिविटी, खेती करते हैं, तो वहां पे खेती का विकास होगा, वहां पे रोड, रेलवे या बिजली, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा, उसके बाद उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का विकास होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग करेंगे कि ट्राइबल सब प्लान से आप क्या समझते हैं। जो झारखंड स्पेसिफिक चलेगा ना, तो उसमें और मजा आएगा कि जनजाति, उसमें कुछ कुछ ऐसा चीज जानने को मिलेगा जो हम लोग कभी पढ़े ही नहीं है। जनजाति उपयोजना क्या है, या फिर ऐसा भी क्वेश्चन जो जेपीएससी का फेवरेट है, क्रिटिकली एनालाइज ट्राइबल सब प्लान, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो आपको बताना पड़ेगा ट्राइबल सब प्लान क्या है, कौन से 5 ईयर प्लान में आया, कौन से पंचवर्षीय योजना में आया ये ट्राइबल सब प्लान। ठीक है, और ये समझ में आया ना कि है क्या चीज, कि सभी जो मिनिस्ट्री है वो जितना ट्राइबल पॉपुलेशन है उतना बजट अपना अलग से निकाल देंगे, और उसका इस्तेमाल किस चीज के लिए होगा, उसका इस्तेमाल होगा जो ट्राइबल का जो एरिया है वहां पे कृषि को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन आपको पता है कि हमारा जो है उद्देश्य तो सही रहता है, लेकिन करप्शन इतना ज्यादा है कि वो ट्राइबल सब प्लान का पैसा जो है वो सही ढंग से इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाता है। उसका हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसा ये ऑब्जर्व किया गया कि जहां जहां मिनरल है भाई, बहुत कम ही ऐसा मिनरल रिच प्लेस है जिसका यहाँ हेल्थ, एजुकेशन, ये सब बढ़िया है। तो ये 2015 में प्रधानमंत्री खनिज कल्याण क्षेत्र योजना PMKKY के अंतर्गत ये तय किया गया कि जहां जहां मिनरल वाले हैं और जो मतलब पुअर हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, ऐसे ऐसे में, वहां पे आपको डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड एक ठो बनेगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, और जिसका इस्तेमाल होगा वहां की शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब का करने के लिए। और अभी कुछ ही साल पहले, मतलब 2-3 साल पहले का न्यूज है कि धनबाद का आया था कि वहां पे वो जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का है ना, उसका जो बाबू साहब हैं वो अपना जिम बनाने के लिए, महंगा जिम बनाने के लिए उसका पैसा का इस्तेमाल कर लिए। ठीक है, तो वही हाल ट्राइबल सब प्लान का है कि चूंकि उसका कुछ संवैधानिक बैकग्राउंड होता है ना, वैसा कुछ है नहीं, मतलब होना चाहिए वाला है। कि कैसे हुआ कि भाई पंचायत होना चाहिए, पंचायत का चुनाव होना चाहिए, तो ये बलवंत राय मेहता तो कितना 1950s में ही कर दिए थे कि ऐसा होना चाहिए, सरकार शुरुआत कर दी थी। लेकिन कोई भी केंद्र सरकार, मतलब कोई भी राज्य जो है वो पंचायत बनाने के उसमें फेवर में था ही नहीं, और पंचायत बन भी गया तो उसको पैसा देने के फेवर में था ही नहीं। तो अपने यहाँ इंडिया में ये चलता है कि जब तक मैंडेटरी ना हो जाए, जब तक 73rd अमेंडमेंट नहीं हुआ, तो पंचायत का जो है हाल मतलब सुधरना स्टार्ट हुआ नहीं। तो वही ट्राइबल सब प्लान का है कि ट्राइबल सब प्लान में बोल दिया गया कि हर डिपार्टमेंट को, हर मिनिस्ट्री को जो है जितना ट्राइबल पॉपुलेशन है उतना आवंटन करना है, अलग से बजट, अपने बजट में उतना अलग से मतलब करना है,
और उसका इस्तेमाल किस लिए होगा? ट्राइबल एरिया में होगा, वहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ये सब होगा। लेकिन अगेन चूंकि अपने यहाँ करप्शन है, वो मनी डाइवर्ट कर दिया गया। अभी एकमात्र ऐसा राज्य है आंध्र प्रदेश, ये पॉइंट भी हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। हम सोचे कि आज थोड़ा झारखंड का भी बात कर लेंगे, जो अपने यहाँ हमको लगता है 6-7 साल हुआ होगा, मैंडेटरी कर दिया कि हर डिपार्टमेंट जो है ट्राइबल सब प्लान के लिए पैसा अलग से आवंटन करेगा। तो ये आप एक पॉइंट अपना डाल सकते हैं झारखंड में, कि आंध्र प्रदेश की तरह ही झारखंड को भी अपने यहाँ मैंडेटरी कर देना चाहिए कि हर मतलब जो डिपार्टमेंट है वो ट्राइबल सब प्लान के लिए अलग से पैसा एलोकेट करेगा। तो ये स्पेशल डिस्कशन आप लोग को ठीक लगा? जनजाति पंचशील सिद्धांत बताएं आपको, ट्राइबल सब प्लान क्या है, उसका क्या है, और हम लोग इसको डिटेल में आगे देखेंगे, ठीक है। क्योंकि अब आप लोग जो है मेंस का अच्छा खासा आंसर लिखने लगे हैं, तो फिर बोले ना कि मजा आता है जब बैच मेहनत करता है कुछ पॉइंट्स अलग से शेयर करने में। और अब जब आप लोग थोड़ा एग्रीकल्चर कर चुके हैं, थोड़ा इंडस्ट्री कर चुके हैं, थोड़ा पब्लिक फाइनेंस कर चुके हैं, तो अब हम लोग अपना जो गाड़ी है मेंस वाला वो झारखंड की तरफ, क्योंकि झारखंड का कुछ कुछ पॉइंट्स एकदम स्पेसिफिक रहेगा, जिसमें झारखंड का एग्रीकल्चर, झारखंड का इंडस्ट्री, वो सब तो देखेंगे देखेंगे, प्लस ये सब जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट इन झारखंड, ट्राइबल सब प्लान इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ झारखंड, ठीक है। तो ये सब भी हम लोग कवर अप करेंगे। तो यही 5 पॉइंट है जो जनजाति पंचशील सिद्धांत में दिया गया। पहला पॉइंट, जनजाति लोग को उनके जगह में, उनके तरीके में डेवलप कीजिए, कोई एलियन वैल्यूज उन पे थोपना नहीं है। दूसरा, रेस्पेक्ट करिए, इंश्योर करिए कि जो उनका अधिकार है जंगल और जमीन पे, वो उनको मतलब मिल सके, ठीक है। तीसरा और चौथा मिलता जुलता है। तीसरा में बोला है कि उनके लोगों को ट्रेन कीजिए प्रशासन के लिए, और चौथा में बोला गया है कि उनके एरिया का ओवर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि हाँ भाई, उनके एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पेशा अधिनियम बनाया गया है। 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, हम और अच्छा से कह सकते हैं कि पेशा अधिनियम तो बाद में आया। बढ़िया मतलब होता है ना कि देखा गया कि भाई 2 टाइप का जो है ट्राइबल ग्रुप है। एक, जहां पे अंग्रेज कोई डेवलपमेंट ही नहीं किए, जो आपका नॉर्थ ईस्ट वाला है। एक जो आपका मेनलैंड में है। तो इसीलिए 5th शेड्यूल बनाया गया मेनलैंड के लिए, जहां पे थोड़ा बहुत रोड, रेलवे, कुछ डेवलपमेंट किया गया था, और जहां पे जो ट्राइबल डेंसिटी है उतना ज्यादा नहीं था। और दूसरा बनाया गया कि जहां एक अंग्रेज एकदम आइसोलेटेड रखे, क्योंकि उसका टैलेंट काफी डिफिकल्ट था, और पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा था, ट्राइबल डेंसिटी बहुत ज्यादा था। तो 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची जो बना, वो जो चौथा प्रिंसिपल दिया गया है कि भाई उनके एरिया का ओवर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि पेशा अधिनियम क्या है? पेशा अधिनियम वही लागू होता है जो 5वीं अनुसूची में आता है, ठीक है। और उसी में टैग कि जहां 5वीं अनुसूची होगा वहां पे जनजाति सलाहकार परिषद का गठन होगा, ठीक है। और ये जनजाति सलाहकार परिषद देखेगी कि जो राज्य सरकार है वो जनजाति विकास के लिए, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए काम कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। 4 पॉइंट डिस्कस किए। 5वां पॉइंट बहुत ही सुपर्ब है कि आपको जो जनजाति विकास होगा, ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखना कि कितना रुपए आप खर्च किए हैं, आपको ये देखना है कि वहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो कितना डेवलप किया है। तो क्या 5 पॉइंट जनजाति पंचशील जो सिद्धांत सबको क्लियर हुआ? जो भी 25-26 लोग बने हुए हैं, एक आइडिया लगा कि अच्छा इसका ऐसा ऐसा है। और जितना भी जनजाति का डेवलपमेंट का प्लान चल रहा है, सब उसका लिंकेज जो है उससे है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है जो हम लोग पीटी का करेंगे, तो चूंकि मेंस मेंस में 610 620 होना चाहिए, और वो कंटिन्यू चलेगा। हम बोले ना, चाहे पीटी का भी बैच चलेगा तो उसमें मेंस का कुछ ना कुछ आपका 15 मिनट 20 मिनट चलेगा चलेगा, ताकि मतलब उसमें हमको कुछ कुछ पॉइंट्स मिले और फिर मतलब बेहतर हो जाए, हमारा आंसर बहुत जबरदस्त हो जाए, ठीक है। तो इस संडे तो सीएनटी का था, लेकिन जो आने वाला संडे है वो आपको झारखंड में कर देंगे, होता है ना, 3 घंटे का क्लास रहेगा और 2-3 बहुत धांसू वाला टॉपिक करेंगे, कि आपको मजा आ जाएगा कि हाँ भाई, सो मस्ट गो ऑन कहते हैं ना। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये ठीक है ना, मेंस में थोड़ा पीटी तो पीटी में थोड़ा मेंस,
एक एक कंसेप्ट, एक एक टॉपिक क्लियर करते चलेंगे ना, तो फिर कनेक्टिंग द डॉट्स में मजा आ जाएगा। तो ये आपका हम लोग ये टैग पढ़े और यहाँ पे टैग आपका सीएम है और यहीं से हम लोग का सब शुरुआत हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 21, जब संथाल विद्रोह हुआ तो अंग्रेज समझ गए कि हम लोग जो है इनके जो काश्तकार हैं, जो रैयत है, उनके अधिकारों से नहीं खेल सकते, तो यूल्स रूल बना था, यूल्स रूल। तो इससे किसको मान्यता मिली थी? बताइए क्वेश्चन नंबर 21 क्या जवाब होगा? यूल्स रूल्स गिव रिकॉग्निशन टू मांझी परगना सिस्टम। संथालों के मांझी परगना सिस्टम को मान्यता मिली थी, ठीक है। फिर आपका इधर कोल्हान रीजन में जो हो रिवोल्ट हुआ, कोल रिवोल्ट हुआ, ठीक है ना, वो सब का नतीजा रहा कि विल्किंसन रूल आया। तो विल्किंसन रूल से किसको मान्यता मिला? मुंडा मान की सिस्टम। और जो ये हो है ना, ये अलग अलग किताब में दिया है कि जो मुंडा जनजाति छोटा नागपुर में आए, उसी का एक ब्रांच, क्योंकि आप देखेंगे कि मुंडा और हो में बहुत सारा चीज सिमिलरिटी मिलता है, तो उसी का एक ब्रांच है, मतलब उसी का एक ग्रुपिंग है जो निकल के चल गया कोल्हान रीजन में हो लोग का, ठीक है। तो हो का मुंडा मान के सिस्टम है। फिर बंदोबस्त रैयत कल डिस्कस किए ही थे हम लोग कि अनुच्छेद डैश जो है वो बंदोबस्त रैयत को डिफाइन करता है। तो कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 17। चलिए एक बार उस इंपॉर्टेंट जो चैप्टर नंबर 4 जो रैयत पे है उसका क्वेश्चन पूछते हैं कि थोड़ा ये हो जाए। कितना साल काम करना पड़ेगा रैयत को कि उसको बंदोबस्त रैयत का टैग मिलेगा? हाउ मेनी ईयर्स? 12। कितना साल तक कोई जमीन को कब्जा करके बैठा है कि उसका एडवर्स पोजीशन कहलाएगा, प्रतिकूल कब्जा कहलाएगा? जो जेपीएससी पूछा था पर हम लोग बनाने नहीं सके थे क्योंकि उस समय पता नहीं था, ठीक है, कि ओ इसीलिए 12-12 दिया रहता है, ठीक है। उसके बाद इवन दो कोई 12 साल काम नहीं किया है रैयत, लेकिन ये अधिनियम लागू होने से पहले अगर गांव के रीति रिवाज के अनुसार किसी को यह अधिकार मिला है तो वो रहेगा। कौन सा सेक्शन का बात कर रहे हैं? बहुत सही, 16। यूं तो मुंडारी, खुटकटी और भुईहरी जो है ये रैयत वाली कैटेगरी में नहीं है, लेकिन इनको भी बंदोबस्त रैयत वाला क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा, मतलब इनके पास ये अधिकार 12 साल होना चाहिए। तो हम कौन सा सेक्शन का बात कर रहे हैं कि मुंडारी, खुटकटी और भुईहरी भी जो है वो बंदोबस्त रैयत मतलब वाला कंडीशन को फुलफिल करेंगे, 12 साल वाला। तो ये 18 है। बंदोबस्त रैयत को अपनी भूमि पे खेती के अलावा मछली पालन, ब्रिक्स बनाने का, छोटा बांध बनाने का, बिल्कुल सही, ये 21 है। और अगर 20 किलो मछली हुआ, 21 में दिया है, उसमें से कितना रैयत को जाएगा और कितना भूस्वामी को जाएगा? बिल्कुल सही। ठीक है, अब देखो नया नया टाइगर रिजर्व बनते जा रहा है ना, तो पूछ सकता है राता पानी कहाँ होगा, कौन सा स्टेट में? कभी टाइगर रिजर्व, कभी जो है बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब मैच करने को दे देता है। तो राता पानी एमपी, ठीक है। गुरु घासीदास, देखो कितना पागल टाइप क्वेश्चन पूछ दिया था। दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व कौन है, ऐसा पूछ दिया था, ठीक है ना। तो पहला तो सबको याद रहता है, दूसरा जो है ध्यान ही में नहीं था। तो इसीलिए बायोस्फीयर रिजर्व जो है और जो टाइगर रिजर्व है, कभी कभी नेशनल पार्क दे देगा नॉर्थ टू साउथ सजाने के लिए, तो वैसा वैसा क्वेश्चन भी हम लोग को देखना होगा। गुरु घासीदास कहाँ पे है ये, कौन से स्टेट में? छत्तीसगढ़, वेरी गुड। धौलपुर करौली, धौलपुर करौली जो है ये कहाँ पड़ी है, कौन से स्टेट में?
राजस्थान, बहुत सही। और ये तुमको बता ही दिए कि एसडीजी गोल्स तुमको याद होना चाहिए, क्योंकि जो है मतलब ये तुम अपने आंसर में तो इस्तेमाल कर ही सकता है, और वो मैच द फॉलोइंग करके आ जाएगा। बस हिंदी वाले में हम रिस्पॉन्सिबल लिखना छोड़ दिए थे, खाली उपभोग और उत्पाद लिखे थे ना। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन और प्रोडक्शन, मतलब जिम्मेदार, जिम्मेवार उपभोग और मतलब कंजप्शन। और एक चीज तुम लोग को ना बहुत अच्छे से जानना और समझना है, वो है मिशन लाइफ। मिशन लाइफ में मतलब इंडिया पहल है और विश्व को देन है कि देखिए आप बहुत सारा नियम जो है वायु प्रदूषण को रोकने के लिए, जल प्रदूषण को रोकने के लिए, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, सबके लिए आप मतलब कर रहे हैं। लेकिन जब तक ग्राउंड लेवल पे, मतलब जब तक आप बिहेवियर चेंज नहीं लाएंगे, मतलब वो क्या हो गया कि स्वच्छ भारत अभियान में टॉयलेट बन रहा है, लेकिन गांव साइड में क्या है कि भाई जब आप खुले में स्वच्छ करेंगे ना तो उसका एक तो अलग आनंद आता है, ठीक है ना। तो मतलब बिहेवियर चेंज ही नहीं आ रहा था। फिर उनको दिखाया गया कि जो आप खुले में स्वच्छ करते हैं वो सब मिट्टी में मिलता है, और उसके चलते जो गांव के बच्चे हैं वो ठिगनापन का शिकार हैं, इतना जो है पेट संबंधित प्रॉब्लम मतलब रहता है, ठीक है। तो उसको जब अलग अलग सोशल मीडिया से बताया गया ना, और फिर फाइन का भी या पनिशमेंट का भी जो चीज लाया गया, तो फिर सुधार मतलब हुआ है। तो वही बिहेवियर चेंज के लिए मिशन लाइफ में बोला गया है कि जब जो यूथ है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में डेमोग्राफिक डिविडेंड बढ़ने वाला है विश्व का, ठीक है। तो जो यूथ है अगर वो बायोडिग्रेडेबल चीजों के प्रति ध्यान दे कि हमको भाई थर्माकोल या प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना है, कागज का बना हुआ, या मतलब होता है ना ऐसा सिंपल सिंपल बिहेवियर चेंज आएगा, तो फिर जो प्रोडक्शन है उस हिसाब से होगा, जैसा डिमांड रहता है तो उसे ना प्रोडक्शन होता है। तो मिशन लाइफ को भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि वो रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन को ये मतलब जिम्मेवार है, ठीक है ना। तो जो 13 है वो जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज। जो 10 है वो बात करता असमानता घटाने का। तो मान लीजिए गरीबी का क्वेश्चन आता है तो उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, गोल नंबर 10 को। उसमें तो खैर बहुत सारा इस्तेमाल हो जाएगा, सभी इस्तेमाल हो जाएगा। और जो 12 है वो रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन और प्रोडक्शन है, ठीक है। एक बार फटाफट एबीसीडी के हिसाब से बता दे क्या आंसर, बता, एक बार रीड करें। फर्स्ट का बी, ठीक है ना, फर्स्ट का बी, क्योंकि बीच में कुछ कुछ कहानी भी हो गया तो थोड़ा फ्लो टूट गया होगा। फर्स्ट का बी जीएसटी का आर्टिकल 279 है। सेकंड न्यू क्रिमिनल लॉस 1 जुलाई 2024। थर्ड कौन रैयती नहीं है, सिकमी रैयती जो है ये नाम है किसका, दर रैयत का, और दर रैयत क्या होता है, काश्तकार होता है। ये ध्यान देना कि एक सिकमी रैयत और दूसरा बंदोबस्त रैयत, दोनों में रैयत तो लगता है लेकिन दोनों में से कोई रैयत है नहीं। सिकमी रैयत तो मतलब है रैयत, लेकिन उसको काश्तकार में पता नहीं क्यों डाला गया है। खेती कर रहा है लेकिन उसको पता नहीं क्यों काश्तकार की कैटेगरी में डाला गया, नहीं डाला जाता था। लेकिन वही है कि ये साइंस नहीं है कि हम लोग वाई और वाट करें, जो दिया है तो दिया है, कुछ कर नहीं सकते हैं। जैसे संथाल परगना में रैयत को काश्तकार नहीं माना है, जबकि रैयत तो भाई जमीन ले रहा किसी से, और मतलब जो आप डेफिनेशन दिए हैं सीएनटी में कि काश्तकार कौन, टीनेंट, जो किसी से जमीन लिया है, खेती करता है या कुछ और काम करता है, उसके बदले लगान देता है। लेकिन एसपीटी में नहीं माना है। एसपीटी में 3 ही रैयत है, ग्राम प्रधान, मूल रैयत और कौन है, ग्राम प्रधान है, मूल रैयत है, और एक कौन है उसमें, भूधारक, टेन्योर होल्डर। लेकिन सीएनटी में 4 है, सीएनटी में रैयत को शामिल किया गया है। तो ध्यान रखना, सिकमी रैयत और जो बंदोबस्त रैयत होता है इसके साथ रैयत तो जुड़ा हुआ है लेकिन ये रैयत नहीं है। फिर सेक्शन 46 का उल्लंघन होता है या फ्रॉड से जमीन को लेता है तो 71B में बोला है कि भाई 3 वर्ष का सजा होगा, 1000 रुपया का फाइन होगा, या दोनों होगा। 3 वर्ष भी तुमको बहुत जगह देखने को मिलेगा सीएनटी में। जब हम लोग कंप्लीट करेंगे ना तो एक टेबल बनाएंगे कि कहाँ 1 साल, कहाँ 3 साल, कहाँ 12 साल, कहाँ 15 साल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा चैप्टर है जो कि मुंडाई खुद खरीदार से डील करता है, तो ये तुम्हारा 18 है, चैप्टर नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 6 मतलब ए ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 6, 4 का सी हो गया, 5 का तुम्हारा ए हो गया,
6 का ऑल डी, 6 का डी, 7 सी छप्पर बंदी। छप्पर बंदी ऐसा जमीन को कहते हैं जहां पे सीएनटी लागू नहीं होता है। उसके बाद ए 8 भूयही भूदिति आसान, बहुत आसान, 8 का सी उड़ाव। 9 9 का ए। 10 एडवर्स पोजीशन, जेपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 90% को समझ में नहीं आया था, 12 साल। 10 का बी। 11 है तुम्हारा अनादि भोगी रैयत का लगान में बढ़ोतरी, ठीक है, तो ये तुम्हारा है, अरे यार ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये अनादि भोगी नहीं होगा, ये अधिभोगी होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये ऑक्यूपेंसी, लेकिन फिर भी ठीक है, तुम लोग समझ गया कि क्या है, 27 होगा ये, ठीक है, इसको ठीक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ऑक्यूपेंसी रैयत का है। क्वेश्चन नंबर 12 भूगुत बंधक के रूप में 7 साल यहाँ पे, यानी कि 11 का सी, 12 का डी, 13 ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आईएमएफ है, 13 का सी। 14 ग्लोबल जेंडर गैप, आईएमएफ नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, डब्ल्यूईएफ, क्लॉस शॉब इसके फाउंडर, जिनका ये आइडिया था, दावोस में बैठक होता है, जो 6 जेपीएससी में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 15 सरकार जो है सभी लिमिटेशन को, चाहे वो 46 में हो, 47 में हो, 48 में हो, 240 में हो, सबको साइड करके इंडस्ट्रीज के लिए, माइनिंग के लिए, इंडस्ट्रियल पार्क के लिए जमीन का अधिग्रहण कर सकती है। इसका जिक्र किया गया है 49 में। और यही चीज भूस्वामी चैरिटेबल पर्पस के लिए, हॉस्पिटल, स्कूल और भी कुछ कुछ के लिए ले सकता है, वो तुम्हारा है मतलब 50 में। स्टैंडर्ड लेबर कोड टर्निंग पॉइंट होने वाला है 21 नवंबर 2025। क्वेश्चन नंबर 17 मतलब 15 का डी हो गया, 16 का ए हो गया, और 17 का तो अभी चर्चा में था सी। ये क्यों करवाया है ना, क्योंकि जब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, इसको संवैधानिक दर्जा मिला था 102 अमेंडमेंट से, तो उससे संबंधित चीज जो है पीटी में पूछा था। बोले ना कि बाकी जो भी जेपीएससी का इश्यू रहा, लेकिन जो भी क्वेश्चन सेट करता है उसको भाई एकदम रिस्पेक्ट। उसके बाद जो अनादि भोगी रैयत है उसका बेदखली का जिक्र कहाँ किया गया है, कौन से सेक्शन में, क्वेश्चन नंबर 18, तो तुम्हारा 41। 3 सेक्शन जो है इजेक्टमेंट से डील करता है, 22 डील्स विथ इजेक्टमेंट ऑफ ऑक्यूपेंसी रैयत, अधिभोगी रैयत के बेदखली से संबंधित है 22। 41 है अनादि भोगी से, और 68 कहता है कि कोई भी टीनेंट विदाउट परमिशन ऑफ डीसी या कोर्ट की डिक्री के उसको आप नहीं निकाल सकते हैं। और यही क्वेश्चन घुमा के पूछ दे कि एसपीटी में वो कौन सा सेक्शन है जो ये कहता है कि ना कोई काश्तकार और ना कोई रैयत बिना डीसी के या डिक्री के हटाया जा सकता है, तो आपका क्या जवाब होगा? 56 बिल्कुल सही। धुआं धुआं कर देंगे हम लोग हर टॉपिक को, ठीक है, सीएनटी एसपीटी हो चाहे कोई भी टॉपिक हो, ठीक है। 56। उसके बाद आता है कि अगर एक बार अधिभोगी रैयत का लगान में आप बढ़ोतरी कर दिए हैं, मतलब डीसी साहब कर दिए हैं या उसको घटाया गया है, तो कितने समय तक बदलाव नहीं हो सकता है? 15 वर्ष। कहीं कहीं हम लोग को एक दो जगह 15 वर्ष आएगा, ठीक है। 19 का ए। 20 टैग का हो गया है ए, सीएम साहब। 21 यूल्स रूल मांझी परगना सिस्टम, बी। 22 विल्किंसन रूल का हो जाएगा आपका मुंडामान की व्यवस्था, हो जनजाति का मुंडामान की व्यवस्था, ए। 23 बंदोबस्त रैयत 17। 24 में रातापानी मध्य प्रदेश है, गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ है, धौलपुर करौली राजस्थान है, और जो आपका एसडीजी गोल्स है 13 जलवायु परिवर्तन, 10 रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, नहीं सॉरी रिड्यूस इनइक्वालिटीज, बी का 2, ए का 3 है, बी का 2 है, और डुअल का क्या है 1 है, उपभोग, रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, ठीक है। तो सभी लोग अपने अपने स्कोर बताइए कि क्या रहा, ग्रुप में डाल दीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा ना कि कभी भी आदमी इसको फॉलो, मतलब आप ही को, आपको भी दिखेगा, हमको भी पता चलेगा।
देखिए कम भी सही हुआ तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, ये पहला टेस्ट है। कोई लिखा है कि 12 ही सही हुआ तो क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं। मेंस में देखिए नहीं, सुजीत का 15 नंबर आता था, अभी कितना धांसू वाला आंसर डाला था, 28-29 पहुंचा दिया था, तो वही बात है। ठीक है, कल मेंस का किया जाए, बताइए। सीएनटी को थोड़ा एक दिन के लिए पॉज दिया जाए और कल मेंस का किया जाए, सही रहेगा। इधर हम लोग काफी खींच लिए सीएनटी का, तो इतना चीज को होता है ना कि हम तो दे दिए, अब उसको रिवाइज करने का है, ठीक है ना। तो कल मेंस का कुछ टॉपिक देखते हैं अच्छा, और कुछ पढ़ाते हैं बढ़िया, जो होता है ना कंसेप्ट कंसेप्ट लेके आते हैं और पढ़ाते हैं, समझाते हैं, ठीक है। सब अपना अपना स्कोर डाल दीजिए, और हम सोचते हैं कि आज के लिए हमको लगता है कि अच्छा खासा आपके पास कंसेप्ट और सब चीज गया। आज का क्लास हम लोग थोड़ा जल्दी रैप अप कर देते हैं क्या, जय, अशोक, दीपा, अरुण भाई, जितने लोग हैं, क्योंकि हम तो बहुत सारी चीज बता दिए, आप लोग का बहुत सारी चीज आंसर गलत हुआ है, तो उसको तो ठीक भी तो करिएगा ना, कि अच्छा ये है। प्लस एक होमवर्क है, शॉर्ट नोट्स ऑन ट्राइबल सब प्लान, हो सकता है 20 नंबर के लिए, जनजाति उपयोजना पे, ठीक है ना, शॉर्ट नोट्स लिखिए। जनजाति उपयोजना क्या है, कब आया, ठीक है। लॉन्ग आंसर हमको नहीं चाहिए, शॉर्ट नोट्स चाहिए, मतलब 2 से 3 पेज का। क्लियर है? तो चलिए यही काम करिए, अभी आधा घंटा ला के अभी ये लिख लीजिए ना, जो क्लास 11:30 बजे खत्म होता था हम पहले ही खत्म कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग का बहुत सारा चीज, बहुत सारा क्वेश्चन गलत हो गया है, ठीक है ना। और एक चीज, हम कोई आंसर की नहीं देते हैं, उसका कारण क्या है कि जब आप क्वेश्चन को ढूंढिएगा, आंसर को ढूंढिएगा, तो उसमें आपको 2 नया फैक्ट और पता चलेगा। फंडा ठीक है कि नहीं, कि खाली हम खाली ABCD लिख के दे दें, उसमें क्या होगा, उसमें फायदा ही नहीं होगा। क्वेश्चन रिपीट है, शॉर्ट नोट्स ऑन ट्राइबल सब प्लान, ग्रुप में भी डाल देंगे, ठीक है ना। 3 पेज, उससे ज्यादा नहीं करिएगा, ठीक है ना। 3 पेज से 3.5 पेज, मैक्स टू मैक्स 4 पेज जाइएगा, मैक्स टू मैक्स। जनजाति उसको उपयोजना, संक्षेप में वर्णन करना है सर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना, क्योंकि उससे क्या हुआ कि एक तो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो है ना, उसका क्या फीचर है, कब आया, क्या कमियां हैं, ठीक है। और उसमें ट्राइबल सब प्लान में एक चीज और सुनते जाइए, ठीक है, मतलब होता है ना, ये सब हम लोग इंटरव्यू के लिए तैयार कराते हैं, क्योंकि उसमें कभी कभी घुस जाता है कि जैसे ना ट्राइबल सब प्लान क्या है, ये प्लानिंग कमीशन है, टॉप टू बॉटम अप्रोच, मतलब आप पैसा का एलोकेशन कर दिए, लेकिन होता है ना कि नीड नहीं देखा जा रहा है जमीन का, जबकि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है ना, वो जमीन पे काम करता है। समझ में आ रहा है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या हुआ, यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो लोग अपना बताएं कि क्या दिक्कत है, उनको अधिकार दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो स्टार्टिंग का जो कानून बनाया गया था ना, इसमें कमी क्या थी, ये थोड़ा टॉप टू बॉटम फॉलो करता था, ऊपर से ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हुआ, एक अलग चीज है। और बाद में जो चीजें आई, जैसे पेशा अधिनियम है, जैसे आपका फॉरेस्ट राइट एक्ट है, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में क्या होता है कि बहुत ज्यादा डायमेंशन टच करना होता है, तो फिर हम लोग को भी उस हिसाब से और मतलब देखना होता है कि कहीं कोई, क्योंकि ना जनजाति और जो उससे संबंधित चीजें हैं, वो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, MP में, ऐसे ऐसे स्टेट में बहुत कोर मायने रखता है, तो इंटरव्यू में बाकी चीज तो देखता ही देखता है, भले यहाँ पे ठीक ढंग से होता नहीं है इंटरव्यू ना, लेकिन अगर जब करना चाहिए तो उसको यहाँ का जमीन संबंधित, यहाँ का जनजाति संबंधित, क्योंकि आप मैक्सिमम जगह जहाँ वीडियो बनेंगे या DYSP में कुछ भी बनेंगे, तो आपको ट्राइबल वर्क से पाला पड़ेगा ही पड़ेगा, जहाँ पे ट्राइबल सब प्लान लागू हो रहा होगा, पेशा अधिनियम का कुछ कुछ मतलब भले डायरेक्टली नहीं हुआ है, लेकिन कुछ